अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीस। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी माशियत और इसका तजारती माहौल भी बहुत वसी है। यहाँ कारोबार शुरू करना आपके लिए नए मौके फराहम करता है, क्योंकि चाइना न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है, बल्कि यहाँ पर सरमायाकारी के लिए भी दुनिया के बेहतरीन मौके मौजूद। चाइना में कारोबार करने के फायदे की बात की जाए तो यहाँ पे सरमायाकारी को फरोग देने के लिए पॉलिसियाँ मौजूद हैं जो कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करती हैं। इसके अलावा चाइना में जदीद मैन्युफैक्चरिंग के मौके और टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो आपके कारोबार के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चाइना में कारोबार करने के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसा कि चाइना के सख्त कानूनी ज़वाबे, लैंग्वेज बैरियर और सकाफती इख्तलाफात। इसके बावजूद अगर आप इन चैलेंजेस को समझ कर चलेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो। वीडियो को हम 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों पार्ट्स को देखिएगा। चाइना में कारोबार के लिए सबसे जरूरी जो स्टेप्स हैं वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले चाइना में जगह का तयन करना बहुत जरूरी है। शंघाई, बीजिंग, ग्वांगझो, ईवो, शेंचन, ये तो सब ने सुना हुआ है। ये सब चाइना के बिजनेस हब्स में से आते हैं और इनमें से हर एक सिटी बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को या बैनुल अक़वामी बिजनेसमैन को मौके फराहम करती है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप किस फील्ड में हैं, उस फील्ड के मुताबिक आप उस शहर का तयन करें ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अब मैं मिसाल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा कि ईवू न सिर्फ चाइना में बल्कि दुनिया में स्मॉल कमोडिटीज का हब है, यानी कि आप जो घर में छोटी बड़ी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका दुनिया में सबसे बड़ा हब जो है वो ईवू है। तो अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ईवू को चूज करें ताकि आपका टाइम बचे और कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सकें या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव डील्स कर सकें। इसी तरह गारमेंट के लिए ग्वांगझो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शेंचन है। तो अपने बिजनेस के मुताबिक एरिया का चूज करना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप सनती कारोबार से मुंसलिक है तो उसके लिए आपको उस एरिया का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे ये चीज मैन्युफैक्चर हो रही है। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। लियोनिंग प्रोविंस में एक एरिया है जिसको हम च्वांगखा कहते हैं। वहाँ पे दुनिया के हर तरह के बैरिंग्स बनते हैं, बड़े से लेकर छोटे से छोटा बैरिंग इस एरिया में बनता है। जैसे कि आप अगर माइनिंग सेक्टर में है तो बहुत बड़े बड़े जो बैरिंग्स इस्तेमाल होते हैं मशीनों के अंदर वो इसी एरिया में बनते हैं। तो इसलिए इलाके का इंतखाब केयरफुली कीजिएगा। जैसे आपने अपने इलाके, अपने शहर या अपने प्रोविंस का इंतखाब कर लिया तो उसके बाद आपने ये इंतखाब करना है कि भाई आप शहर के किस हिस्से में अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं। अगर तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिटी सेंटर में जो कि बिजनेस का हब होता है वहां पे अपना ऑफिस लीज पे लें या बाहर करें। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर के शोर शराबे को पसंद नहीं करते हैं और फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि भाई आप ज्यादा अरसा तक वहां पे रह सके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेरिफेरी के अंदर अपना ऑफिस लीज के ऊपर लें या बाय करें, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बस फायदा ये होता है कि अगर आपने सिटी सेंटर के अंदर अपना ऑफिस लिया हुआ है तो वहां पे हर चीज वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है और आपके जब क्लाइंट भी आपको विजिट करते हैं तो उनका भी ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि भाई आप इस पोजीशन में है फाइनेंशियली कि अगर यहाँ पे अपना ऑफिस रख सकते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस करने में वो इंटरेस्टेड हो। जैसे आपने अपना ऑफिस लीज कर लिया तो उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह की कंपनी या एंटरप्राइज यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं। आज हम आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज या टाइप ऑफ कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे बताएंगे ताकि आपको ये आसानी हो चूज करने में कि आपको किस तरह की कंपनी या एंटरप्राइज यहाँ पे रजिस्टर करनी है। सबसे पहले तो 2 चीजें आप समझ लें, जैसे कि दूसरे मुल्कों में भी होता है, चाइना के अंदर भी वैसा ही है कि आप यहाँ पे होली फॉरेन ऑन इंटरप्राइज रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आए, बाहर से आए हुए बिजनेसमैन है, 1 है या 2 है या 3 है या जितने भी हैं, अपने नाम के ऊपर 100% शेयर्स के साथ यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको होली फॉरेन ऑन इंटरप्राइज कहते हैं। वो एक एंटिटी की हो या 2 शेयर होल्डर की हो या 3 की हो, डजंट मैटर, वो सारे के सारे शेयर्स आपके पास होंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन है वो है जेवी का, यानी कि आप बाहर से आए हुए हैं और आपके पास यहाँ पे चाइना में कोई दोस्त है या कोई बिजनेस पार्टनर है और आप उसके
साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बाहर से आप आए हुए एक या दो बंदा या चाइना में एक या दो बंदा मिलके यहाँ पे एक कंपनी या एक इंटरप्राइज रजिस्टर करवा सकते हैं। इसको जेवी कहते हैं। अब इन दोनों के ना प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी है। अब बेनिफिट्स को अगर देखा जाए तो होली फॉरेन ऑन इंटरप्राइज जो होती है वो 100% आपकी होती है, तो आपको उसके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता है। बेनिफिट भी सारा का सारा आपका होगा, प्रॉफिट भी सारा का सारा आपका होगा और लॉस भी सारा का सारा आपका होगा। लेकिन उसका ड्रॉबैक्स में ये होता है कि अगर आपने लॉस उठाया तो सारा का सारा आपका होगा, लेकिन चाइना के लॉज को समझना बड़ा जरूरी है। टैक्सेशन लॉज, बिजनेस के लॉज, ये सारा समझना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपके पास एक चाइनीज पार्टनर मौजूद है तो उसके साथ अगर आप जॉइंट वेंचर करते हैं तो उसके बेनिफिट्स ये हैं कि जितने भी लीगल इश्यू होंगे उसको हैंडल करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो लोकल है तो वो उसको टैकल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जेवी का ड्रॉबैक्स ये भी है कि अगर आपका चाइनीज पार्टनर आपके साथ फेथफुल नहीं है तो वो कल को आपको किसी भी जगह कहीं पे भी फंसा सकता है या आपको उस कंपनी से निकलवा सकता है या आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इन दोनों को आप अपने जहन में रख के चले। अगर आप इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उसके साथ जेवी करें। लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो आपके अंदर ये एबिलिटीज है कि आप अकेले अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं और आपको जितने भी लीगल या सोशल इश्यू है उनके लिए उनको आप खुद टैकल कर सकते हैं या उसके लिए आप बंदा हायर करके उसको टैकल कर सकते हैं। तो आप होली फॉरेन ऑन इंटरप्राइज की तरफ जाएं, ताकि जितने ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट्स या उसका रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आ जाता है जी कंपनी की टाइप्स। ये तो दो तरह के वेंचर है ना जो आपको मैंने बताया। अब कंपनी की टाइप्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो आ गया ट्रेडिंग कंपनी, जो चाइना में सबसे ज्यादा कॉमन है। ये वाहिद कंपनी है जिसके साथ इंटरनेशनल लगता है, यानी कि XYZ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, XYZ इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब इसका एक थोड़ी सी मैं शॉर्ट सी डिटेल दे देता हूँ। ये जो कंपनी होती है इसका मेन मकसद बाहर से चीजें मंगवाना और यहाँ से चीजें बाहर भेजना या लोकली छोटी मोटी ट्रेड करना या बड़ी ट्रेड करना, डजंट मैटर, ट्रेडिंग ही है, ये इसका काम है। लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 16-17 साल से रह रहा हूँ, तो मैं जब भी किसी बंदे से मिलता हूँ या जो भी हमसे कंसल्टेशन लेता है, क्योंकि हम भी ये काम करते हैं कि अपने रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है या कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और वो अगर हमसे पूछता है कि भाई मैं कौन सी कंपनी रजिस्टर करूँ, हम उसके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं। हमें पता चल जाता है कि भाई वो किस बिजनेस में है और कौन सी वाली कंपनी उसके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम हम उसको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्टर करवाएं। अब उसके रीजन है, एक ट्रेडिंग कंपनी जब रजिस्टर होती है तो वो ट्रेडिंग तो कर सकती है, अपनी प्रोडक्ट आउटसोर्स कर सकती है, इधर उधर जाके फैक्ट्री वालों से भी मिल सकती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती है, ये सारा कुछ वो कर सकती है। लेकिन वो कंसल्टेंसी नहीं कर सकती। कंसल्टेंसी से मुराद जैसे कि मेरी जो अपनी कंपनी है वो बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी है। तो मैं यहाँ से इन्वेस्टर लेके अपने मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में भी लेके जा सकता हूँ और दूसरे मुल्क से यहाँ पे इन्वेस्टर भी ला सकता हूँ। तो उनके सर्विसेज की मद में मैं उनसे फी भी ले सकता हूँ, उनके साथ बिजनेस कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो मैं उसको और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है तो मैं उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद में वो मुझे मेरे चार्जेस देगा या मुझे मेरी फी देगा। इसी तरह से अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि जी मुझे कोई फॉरेन से कोई बंदे हायर करने हैं, तो मैं हायरिंग कंसल्टेंसी भी उनको दे सकता हूँ, मैं उनके लिए बंदे भी हायर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि कंसल्टेंसी कंपनी अपने लिए एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी ले सकती है। अब ट्रेडिंग कंपनी के पास तो ट्रेडिंग का लाइसेंस है, तो मेरी एक कंसल्टेंसी कंपनी भी ट्रेडिंग का लाइसेंस ले सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कंपनी के पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है, यानी मैं कंसल्टेंसी के साथ साथ मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग वाले कंसल्टेंसी नहीं कर सकते। वो अब जैसे कि हम कुछ लोगों को पाकिस्तान में लेके गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस वक्त हमारे पास जो कंपनी थी वो ट्रेडिंग कंपनी थी, तो हम कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ नहीं कर सकते। ये दो कंपनी होगी, पहली होगी ट्रेडिंग, दूसरी होगी कंसल्टेंसी, और कंसल्टेंसी के साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब तीसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ जाता है आप यहाँ पे आके कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, उसमें भी यही क्राइटेरिया है कि आप चाइनीज के साथ मिलकर जेवी करते हैं या फुल्ली अपनी लगाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तीसरी टाइप ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रजिस्टर करते हैं। लेकिन आपको एक भी चीज याद रखनी है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी यूनिट यहाँ पे रजिस्टर करते हैं उनके पास भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं होता है। वो भी बाद में अपने लिए एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेते हैं, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी रजिस्टर करते हैं, ताकि वो उसको रॉ मटेरियल को ला सके और फिनिश प्रोडक्ट को बेच सके या फिर यहाँ से रॉ मटेरियल को बेच सके, जो भी हो वाइस वर्सा वो ये कर सके। चौथी जो टाइप होती है वो होती है जी शेल्फ कंपनी। ठीक है जी, शेल्फ कंपनी ये होती है कि भाई एक बंदे ने दो बंदों ने
मिलके 4 कंपनियां रजिस्टर करवाई और उन्होंने शेल्फ पे रख लिया। उसका सारा जो टैक्सेशन का सिलसिला है वो उन्होंने जारी रखा, यानी कि वो टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग रख रहे हैं, एक प्रोफाइल बन रही है। और फिर जब एक टाइम आता है कि किसी को कंपनी चाहिए होती है, तो वो उनसे आके नेगोशिएट करके 3 साल पुरानी कंपनी, 4 साल पुरानी कंपनी वो उनसे बाय कर सकता है। 1 या 2 बंदे जितने भी हों वो बाय उससे कर सकते हैं। तो ये एक शेल्फ कंपनी होती है, तो वो सेल कर देता है। डिपेंड करता है वो आपको कितने में सेल करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये चौथी टाइप होगी कंपनी की। 5वीं टाइप कंपनी की होती है सर्विस इंडस्ट्री। अब जो सर्विस इंडस्ट्री है उनमें रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, होटल आ जाते हैं। इसके अलावा कोई सर्विस आप प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कोई क्लीनिंग सर्विस की कोई कंपनी खोलना चाहता है, कोई वॉशिंग सर्विस की कोई कंपनी खोलना चाहता है, तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आ जाता है। ठीक है जी, इनको भी रजिस्टर करने का क्राइटेरिया होता है। हर एक कंपनी के लिए जो स्टेप्स और रिक्वायरमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो के अंदर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो 2 पार्ट्स में हम रिलीज करेंगे। आपको अगर इसकी डिटेल में इसको जानना है तो हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसके ऊपर जाके पूरी डिटेल आप वहां से पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री के बाद जो टाइप ऑफ कंपनी आती है वो होती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। एक चीज का आप ख्याल रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है जो कि उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस नेगोशिएशन कर सकता है, कंसल्टेंसी कर सकता है किसी के साथ, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग यानी कि ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ठीक है जी, ये फाइनल टाइप ऑफ द कंपनी है जो कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो होली फॉरेन अर्न कंपनी या फिर जेवी होती है। ये तो एक आपका डिसीजन है कि आप कौन सा वेंचर करना चाहते हैं, ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं या कि आप होली फॉरेन अर्न एंटरप्राइज रजिस्टर करवाना चाहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ कंपनी। तो पहली टाइप ऑफ कंपनी आ गई ट्रेडिंग कंपनी, दूसरी आ गई कंसल्टेंसी। मेरी रिकमेंडेशन होगी आप कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसके साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी ले सकते हैं। तीसरी आ गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, या फिर आप कोई फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, वो भी आप जेवी के साथ भी कर सकते हैं और होली फॉरेन अर्न भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद चौथी आ गई शेल्फ कंपनी। ठीक है जी, शेल्फ कंपनी क्या होता है कि भाई किसी ने रजिस्टर करवाई हुई है, कोई ट्रेडिंग है या कंसल्टेंसी है, डजंट मैटर कौन से वाली है, वो आप उससे बाय कर सकते हैं। कितनी पुरानी आपको कंपनी मिलती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लास्ट वन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि वो एक कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है या एक एंटरप्राइज का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। बाइंग सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, कंसल्टेशन कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है डिफरेंट इवेंट्स में। जो है वो टोटली इतनी टाइप्स ऑफ कंपनी है। टाइप्स ऑफ कंपनी की मालूमात के बाद आपने एक डिसीजन ले लिया कि भाई मैंने इस तरह की कंपनी रजिस्टर करनी है। उसके बाद आप एक एजेंट ढूंढेंगे जो कि आपको ये सारा प्रोसेस करके देगा। एक फॉरेनर के लिए यहाँ पे खुद कंपनी रजिस्टर करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर और लॉज को समझना यहाँ पे इतना जल्दी आसान नहीं है। तो जैसे ही आप एक एजेंट का इंतखाब करते हैं जो आपके लिए ये कंपनी प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो आपको रिक्वायरमेंट लिस्ट देगा। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो आपसे कहता है कि भाई आप पीरियडिटी बेसिस के ऊपर कंपनी के 3 नाम दें। मिसाल के तौर पर XYZ1 कंसल्टेंसी को लिमिटेड, XYZ2 कंसल्टेंसी को लिमिटेड और XYZ3 कंसल्टेंसी को लिमिटेड। वो इन तीनों नामों को चाइना के कॉमर्स डेटा में फीड करेगा और वहां से चेक करेगा कि कौन सा नाम अवेलेबल है, यानी कि इस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर अगर नहीं है तो वो आपके नाम अवेलेबल है, और अगर रजिस्टर है तो वो आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। अगर सपोज एक काम करते हैं कि भाई जो पीरियडिटी बेसिस के ऊपर आपने नाम दिए हुए, पहला नाम उसने चेक किया वो रजिस्टर्ड है, तो वो दूसरा नाम चेक करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपको फौरन बोलेगा कि भाई ये वाला नाम रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो इस नाम को मैं फौरन आपके नाम के ऊपर रजिस्टर कर देता हूँ, तो फौरन ही आपके नाम के ऊपर वो वाला जो कंपनी का नाम है वो रजिस्टर कर लेगा। अगर ये तीनों नाम वहां पे अवेलेबल नहीं है तो वो आपसे चौथा पांचवा उस वक्त तक पूछता रहेगा नाम, जब तक वो वहां से आपके लिए एक अवेलेबल नाम सर्च नहीं कर लेता। जैसे ही आपका ये नाम चूज हो गया, उसके बाद आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आप उसको ऑफिस की लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देते हैं। अगर आपका अपने बाय किया हुआ ऑफिस है तो डेफिनेटली आपके पास एक रेड बुक होगी या बाइंग डॉक्यूमेंट होंगे, वो आप उसको देंगे और वो उसके साथ उसके ऊपर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेगा। अगर आपके पास आपने बाय नहीं किया हुआ है तो आपने अगर रेंट किया हुआ है तो वो रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आप उसको देंगे, तो वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेगा उसके ऊपर। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए ना आपने एक कैपिटल अमाउंट लिखनी होती है। हर मुल्क में कैपिटल अमाउंट होती है। बहुत सारे
मुल्कों में ये एक फिक्स तरीकाकार होता है कि भाई जो कैपिटल अमाउंट होती है जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो वो उस कंपनी के अकाउंट में आपने ट्रांसफर करनी है लीगली, जहां से भी आप करें डजंट मैटर, लेकिन आपने उस कंपनी के अकाउंट में रजिस्टर करनी है। वो कैपिटल आपने लाजमी उस कंपनी में लेके आना है। लेकिन चाइना ने 8 या 9 साल पहले ये क्राइटेरिया खत्म कर दिया है। अब वो क्राइटेरिया नहीं है। अब क्राइटेरिया ये है कि आपने एक अमाउंट आप अपने जहन में बना लिया है, जैसे कि $100,000 आपने बनाया है कि भाई मैंने $100,000 की कंपनी रजिस्टर करनी है। तो जब आप $100,000 की कंपनी रजिस्टर करते हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट ने आपको ये छूट दी है कि भाई आपको ये $100,000 यहाँ पे डिपॉजिट करने की या ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। पहले 2 साल के अंदर एटलीस्ट आपने 20% ऑफ दिस कैपिटल अमाउंट आपने अपने अकाउंट के अंदर रोटेट करनी है। यानी कि अगर आपने $100,000 का कैपिटल रखा है तो $20,000 आपने 2 साल के अंदर अंदर उसके अंदर रोटेट करने हैं। यानी कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की मत में भी कर सकते हैं, लोकल बिजनेस में भी कर सकते हैं। ये इतना आपने 2 साल के अंदर अंदर लाजमी तो रोटेट करना है। अब कैपिटल आपने चूज कर लिया कि आपने कितना रखना है, तो उसके बाद जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, या अगर आप सिंगल एंटिटी है तो 100% आपका होगा, और अगर आपके साथ कोई और शेयर होल्डर है तो आपने म्यूचुअल डिस्कशन के साथ कितनी कितनी परसेंट रखनी है वो आपने उसको दे देनी है। इसको एक बिजनेस प्रपोजल बनाना है। जो आपका एजेंट होगा ये तकरीबन 2-3 सफात का होता है। सारा क्राइटेरिया इसके अंदर लिखा जाता है कि कौन सीईओ होगा, कौन मैनेजर होगा, कितना शेयर कितने किसके पास होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करनी है। क्या क्या बिजनेस आप करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, कंसल्टेंसी किस किस तरह की करेंगे, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन की जाती हैं एक प्रपोजल के अंदर, जो कि आपने सबमिट करवाना होता है। यानी कि एजेंट ये आपके लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन आपने ये बताना जरूर है। रफली आप बता देते हैं, फॉर्मेट वो खुद तैयार है। जैसे ये तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो अप्लाई कर देता है बिजनेस लाइसेंस के लिए। ठीक है जी, कंपनी का यहाँ पे एक बिजनेस लाइसेंस होता है जिसको हम यिंगिया ये जेचो कहते हैं। उसके ऊपर एक टैक्स नंबर दिया होता है और वही यूनिफाइड नंबर जो होता है जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे ही आपका एजेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो ये नॉर्मली भी ना 1 हफ्ते में 10 दिनों के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो लाइसेंस वाला है वो अप्लाई करता है लाइसेंस के लिए तो ये 10 दिनों के अंदर ये लाइसेंस आ जाता है मैक्सिमम। लेकिन उससे पहले वाला जो प्रोसीजर होता है वो भी कुछ हफ्ता 1.5 हफ्ता तो लेता ही है, लेकिन ये लाइसेंस वाला का जो प्रोसीजर है ये 10 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाता है, 7 to 10 वर्किंग डेज में। जैसे आपका लाइसेंस आता है, लाइसेंस के साथ साथ आपको वहां पे 5 स्टैंप्स इश्यू होती हैं। ये स्टैंप्स आप सिर्फ गवर्नमेंट से ही ले सकते हैं, खुद नहीं बनवा सकते बाहर से। ये 5 स्टैंप्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो जो सीईओ कंपनी का होगा उसके नाम की एक स्टैंप होगी, उसके बाद अकाउंटेंट की एक स्टैंप होगी, उसके बाद फाइनेंस की एक स्टैंप होगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की एक स्टैंप होगी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है ऑफिशियल कंपनी की सील। ये कंपनी की जो ऑफिशियल सील होती है ये इतनी पावरफुल होती है कि नो मैटर किस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने लगाई है वो उसमें क्या लिखा हुआ है सब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि फाइनेंस की सील है तो फाइनेंस की सील आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर लगाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता ना। वो अगर कहीं से गलती से लग भी गई और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर फाइनेंस के डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने ये जो ऑफिशियल कंपनी की सील लगा दिया यानी स्टंप लगा दिया वो एक्सेप्टेबल होता है। लाइबिलिटी जो होगी वो आपके ऊपर होगी। तो ये 5 स्टंप्स आपके पास आती है। जैसे ही स्टंप्स और आपका लाइसेंस यूनियन जेचो आ जाता है उसके बाद बैंक का इंतखाब करते हैं कि भाई आपने किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है। जितने भी फॉरनर यहाँ पे आते हैं उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि हम जो बड़ा बैंक है उसके अंदर हम कंपनी का अकाउंट ओपन करवाएं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये आपके लिए सूटेबल क्यों नहीं है।